आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को किया ढेर। वहीं इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ। दोनों तरफ की गोलाबारी में इस ऑपरेशन को सुरक्षा बल की संयुक्त टीम अंजाम दे रही है, जिसमें आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ की 44 RR राष्ट्रीय राइफल शामिल। एक आतंकी अभी भी जिंदा और सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ जारी। कश्मीर पुलवामा में जम्मू लोक जनशक्ति पार्टी वुमेन विंग प्रेसिडेंट मीतू राजपूत ने जम्मू में की प्रेस वार्ता। नमस्कार, मैं मीतू राजपूत, जम्मू प्रोविंस के स्टेट प्रेसिडेंट महिला विंग लोक जनशक्ति पार्टी जम्मू यूटी से। मैं आज एक गांव है हमारा जो बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। यहाँ के आए दिन क्राइम होते हैं, वाइन का काम चलता है, ड्रग्स का काम चलता है। वहाँ की जो मेरी बहनें हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई है कि वो बहुत ही परेशान हैं। उनके जो भाई हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, वो आए दिन वहाँ पे जुआ खेला जाता है, शराब चलती है, ड्रग्स चलती है, लैंड माफिया वहाँ पे आ चुका है। तो वो बहुत ही परेशान होती हैं। रात को जब उनके हस्बैंड घर पे आते हैं, बेटे घर पे आते हैं, तो टोटली सारे पैसे जो हैं वो शराब के ऊपर और नशे के ऊपर जो है वो उड़ा के आते हैं। तो उसके तहत हम हमारे जो रिस्पेक्टेड दिलबाग सिंह जी हैं और हम डीजीपी मुकेश सिंह जी हैं, उनको मैं ये अपील करती हूँ कि जो गांव सलैड़ है जो बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, उसके आसपास कोई पुलिस चौकी नहीं है, पुलिस थाना नहीं है। एक अरनिया में पड़ता है, दूसरा बिश्नाह में पड़ता है। वो गांव जो है अलग से रहता है, उसके आसपास काफी गांव हैं, तो उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन जो है, पुलिस चौकी जो है वहाँ पे खुलनी चाहिए उन लोगों के, गाँव वासियों की हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। आए दिन वहाँ पे लैंड माफिया आता है, उनकी जमीनों पे कब्जे किए जाते हैं। जब तक पुलिस पहुंचती है तो वो लोग भाग जाते हैं वहाँ पे, जब तक वो लोग पुलिस स्टेशन तक पहुंचते हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही जुल्म सह रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी वहाँ पे एक पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन जो है वो हमारी J&K गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे बनाए। तो इसके साथ ही मैं जनाब LG साहब का भी अपील करती हूँ, हमारे हिंदुस्तान के जो वजीर आला हैं उनको भी करती हूँ कि जो बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको ज्यादा देखने की, तवज्जो देने की जरूरत है। और वहाँ पे जगह जगह पे जो दूर दूर गाँव है वहाँ पे पुलिस चौकी और पुलिस स्टेशन खोलने बहुत ही अति आवश्यक है। जम्मू व रूपनगर के लोगों ने पीडीडी विभाग के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। पिछले कई दिनों से इस भीषण गर्मी में नहीं मिल रहा पीने के लिए पानी और इस गर्मी में लोगों को करना पड़ रहा है बहुत परेशानियों का सामना पानी ना मिलने की वजह से। वही आज स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन और एडमिनिस्ट्रेशन से लगाई गुहार के जल्द से जल्द इस समस्या का किया जाए समाधान। LG प्रशासन ये लोअर रूपनगर में हो रहा है। लोअर रूपनगर के सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 ये रात की 9 बजे की लाइट जो है वो बंद है और जो पीडीडी डिपार्टमेंट वो सोया है, गहरी निद्रा में है। और जितने भी अधिकारी पीडीडी डिपार्टमेंट के जो लाखों रुपए सैलरी लेते हैं, मुझे लगता है वो भी सोए हैं। और इस इलाके के अंदर लोगों का जीना जो हराम हो चुका है, रात को सो नहीं सकते। तीसरे दिन पानी आता है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। रात की 9 बजे लाइट बंद हुई है और अभी 11 बजे बजने वाले हैं, कोई लाइट यहाँ स्टोर नहीं हुई है। ऐसा लगता है किसी फॉर फ्लॉन्ग एरिया में हम लोग रहते हैं। और एक स्लोगन दिए जाते हैं स्मार्ट सिटी के, लेकिन स्मार्ट सिटी हमें कहीं देखने को नहीं मिल रही है। कोई सूद लेने वाले किसको पूछे। अभी हमारे बीच में कारपोरेटर साहब यहाँ मैडम जी जो हैं उनके घर वाले आए हुए हैं, ये बेचारे चिंतित हैं इस बात को लेकर, लेकिन इनके हाथ में भी कुछ नहीं है। यह नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी हैवी है, किसी की सुनाई नहीं है। वहाँ अपनी जो उनके मन में आता है वो करते हैं, जनता जाए बाढ़ में। जनता की कोई सूद लेने वाली है ना, मोटर चली है ना पानी की है, ना फ्रिज का काम, फ्रिज चल रहा पड़ रहा है। जितनी भी खाने की वस्तुएं, किसी की मेडिसिन है, कोई बीमार है, वो सारा तबाह हो चुका है। और अभी तक ये तारें आप देख रहे हैं, ये गिरी हुई है ना रात की, अभी तक तारें लगी नहीं है। हमें मीटरिंग लगाई गई है और पूरे पैसे लिए जाते हैं, उसके बावजूद भी लोगों को बिजली नहीं दी जाती है। ये आपके चैनल के माध्यम से हम LG प्रशासन से अपील करना चाहते हैं, अगर ये सिलसिला इसी प्रकार रहा तो जनता इस क्षेत्र की तमाम मेन रोड जो नेशनल हाईवे ब्लॉक करेगी और इसकी जिम्मेवारी प्रशासन के ऊपर रहेगी।
10वीं कक्षा के रिजल्ट के विरोध में जम्मू के मड गांव के छात्रों ने रोड बंद कर किया एजुकेशन विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन है, जिसमें बच्चों ने मांग की कि जैसे बाकी कक्षाओं के छात्रों को मास प्रमोशन दी गई है, हमें भी उसी तरह से 10वीं कक्षा में दी जाए मास प्रमोशन। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। देखिए, आज जो मड़ चौक में छात्रों ने प्रदर्शन किया है और ये मांग की है कि जो एक वैश्विक महामारी में जहाँ पे घर से निकलना भी मुश्किल था, उस माहौल में ना तो ये बच्चे क्लासेस अटेंड कर पाए और यहाँ पे जो व्यवस्था है, जहाँ सिग्नल है वो अच्छे नहीं है। ये बच्चे हैं जो फ्री फ्रंट एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं और बड़े सारे ऐसे गांव हैं जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक हैं। यहाँ पे बच्चों को सिग्नल की बड़ी प्रॉब्लम है और ये बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए। और जो कल जो रिज़ल्ट बोर्ड ने निकाला है वो एक इन छात्रों के साथ एक भद्दा मजाक किया है। किस तरह से 2 पेपरों के बेस पे इनका पूरा जो 5 सब्जेक्ट थे उनको इन्होंने फेल कर दिया है। हम ये डिमांड करते हैं जे.एंड.के बोर्ड से कि जहां सभी को मास प्रमोशन दी गई है तो इनको भी मास प्रमोशन दी जाए ताकि ये बच्चे, इनका भविष्य उज्जवल हो सके और ये अगली कक्षा में पढ़ सके। अगर ये प्रशासन ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया तो हमें मजबूरन नेशनल हाईवे बंद करके बच्चों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम प्रयास करेंगे। और ये जो बनाने ने जो रिजल्ट जो निकाला हुआ है ये अच्छा नहीं निकाला हुआ है। तो जे.एंड.के बोर्ड ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है कि उन्होंने बहुत गलत किया है। 2 पेपर के बेस पे वो कैसे हमें पास कर सकते हैं, ये उन्होंने सबसे गलत किया है। एसएससी का पेपर जो है वो बहुत ही टफ है, वो हमें कुछ बच्चे कर सकते हैं पास और कुछ नहीं कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एसएससी पेपर के बेस पर ही हमें पास कर सकते हैं। अगर वो हमसे दूसरे पेपर देते क्या पता हम 90 से ऊपर परसेंटेज ले सकते थे। ये उन्होंने हमारे साथ बहुत ही गलत किया है। फॉर्मर चेयरमैन जेएमसी और बीजेपी लीडर बलदेव सिंह ने की एक प्रेस वार्ता, ये दिखा। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी हमारे मित्र हमारी पत्रकार वार्ता को कवर करने के लिए आए हैं। आज मैं इशू लेने वाला है जो बताने वाला था कि बरसात आ रही है, हर साल बरसात आती है, पानी आता है, लोगों के घरों में जाता है और जम्मू शहर के नाले जो हैं वो ओवरफ्लो होते हैं। मैं आपको बता दूं कि लगभग जम्मू शहर के 104 नाले हैं और बड़ी बड़ी 171 के करीब डीप ड्रेन्स हैं और जिसको साफ़ सफाई करने के लिए जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हर साल साफ़ सफाई करती है और उस साफ़ सफाई में भी हमारा लाखों रुपया खर्च आता है। मैंने 2 साल चेयरमैन रहते हुए भी और एक एक नाले का मैंने मुआयना किया है, एक एक डीप ड्रेन का मुआयना किया है, देखा है कि जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस पूरे नालों को साफ़ करती है, साफ़ करने के बावजूद जब बेड तक साफ़ करती है उसके बाद भी लोगों के घरों में पानी जाता है, तो उसका मैंने देखा कि जो नाले हैं वो इंक्रोच हुए हैं, नालों की विड्थ कम हुई है और साफ़ करने के बावजूद भी लोगों के घरों में पानी जाता है। मैंने गवर्नर साहब को लिखा है, डिपकाम जम्मू को लिखा है, डीसी जम्मू को लिखा है, अपने कमिश्नर मेयर साहब को भी, सभी को मैंने लिखा है कि एक जम्मू शहर के एक स्मार्ट ड्रेनेज प्रोजेक्ट बनाया जाए, इन नालों का पूरा असेस किया जाए कि इस नाले में कितना पानी आता है, आने वाले 30 सालों को ध्यान में रखते हुए इस नाले को जितना चौड़ा करना है, जितना गहरा करना है उस ढंग से किया जाए और एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाए जहां जिसकी इंक्रोचमेंट है उसकी इंक्रोचमेंट हटाई जाए। अगर किसी की ज़मीन माल की आती है तो उसको कंपनसेशन दिया जाए उसी पैटर्न पे जिस तरह रोड चौड़े करते हैं। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जम्मू को स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट दिया है, जब तक जम्मू शहर के नाले, जब तक जम्मू शहर का ड्रेन सिस्टम जो है वो सही नहीं होता, स्ट्रीमलाइन नहीं होता, तो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट जो है मुझे लगता है बेमानी है। जेसीसीआई प्रेसिडेंट श्री अरुण गुप्ता ने हाउस 0B 31 राय हेड कॉम्प्लेक्स जम्मू में किया एक प्रेस वार्ता।
कशीदी है, क्योंकि हम लोग जो हैं हमेशा ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एज ए सिविलियन हमारे कुछ फ़र्ज बनते हैं। और मैं उसी बात को लेकर के, क्योंकि पिछले थोड़े दिन से जम्मू कश्मीर ड्यूटी का जो माहौल है वो लगातार ख़राब होता जा रहा है, और उसका कारण है कि जिस तरह से एक कन्वर्जन जो है कुछ सिख लड़कियों की वहाँ पर कश्मीर में कन्वर्जन की गई, उसी बात को लेकर के जम्मू और कश्मीर ड्यूटी में माहौल जो है वो ख़राब होता जा रहा है। और सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, इसके देखिए इसके मुझे लगता है कि बाहर भी बहुत सारे लोग जो हैं इस केस के खिलाफ जो हैं वो कोई ना कोई प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस माहौल को ठीक करने के लिए एक लॉ लाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो है एक एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो यहाँ पर लाए, ताकि इस तरह के केसेस जो हैं जो हमारे माहौल को, जम्मू कश्मीर ड्यूटी के माहौल को, देखिए एक जम्मू और कश्मीर जो है यहाँ पर एक भाईचारा है। आप पिछले 70 साल से 72 साल से देखेंगे हम आपस में मिलते जुलते हैं, पारिवारिक संबंध है सभी के, लेकिन इस तरह के माहौल से, इस तरह के एटीट्यूड से कहीं ना कहीं ये माहौल जो है बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। और हमारा ये फर्ज बनता है कि इसके खिलाफ हम लोग सभी खड़े हो जाएं। और आज चैम्बर जो है इसीलिए यहाँ खड़ी हुई है कि ये जो चीज़ है ये बंद होनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो लॉ लेकर के आए और आगे कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं हो, ऐसा इंसिडेंट नहीं हो जिससे ये लगे कि हमारा जो भाईचारा है वो उसमें कहीं ना कहीं खलल आने की बात है। डिस्ट्रिक्ट पहुंचे ARTO अंजर अहमद राणा ने MVD इंस्पेक्टर जहूर अहमद तांत्रे के साथ मिलकर सुरमकोट में लगाया नाका, जिसमें ट्रैफिक रूल्स की पालना न करने वालों को किया गया चालान और ज्यादा किराया वसूलने वाले ड्राइवरों को चालान कर दी सख्त हिदायतें और कहा लोगों से ना ज्यादा किराया वसूला जाए। कितना लेता है? और कहीं मुलाकात हुई है? कौन रोक रहा है सर? बेटा हमारे पास ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट पुलिस में ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट है, जिसमें हमने 2 दिन पहले मेंढर में नाका लगाया था। जॉइंट नाका था हमारा ट्रैफिक का, एग्जीक्यूटिव पुलिस का और हमारा। फिर हमने कल शाहपुर और बांडी चेचियाँ एरिया जो वो कवर किया, नूना बांडी वाला एरिया, वहाँ का भी मैंने मैटर इन 2 जगहों का रिजॉल्व कर दिया है। और आज हम सुरनकोट आए थे। सुरनकोट की भी काफ़ी कंप्लेंट्स थी, यहाँ पे ओवर चार्जिंग हो रही थी। तो हमने आज तकरीबन कुछ 20 गाड़ियों का चालान किया है। ठीक है, 20 गाड़ियों का चालान किया और इनको हमने जो फेयर की लिस्ट है वो प्रोवाइड कर दी है। और हम यहाँ पे DYSP सुरनकोट खालिद साहब को भी दे देंगे, SHO को भी दे देंगे। और इसके बाद जो भी, ताकि अगर कोई ओवर चार्जिंग का है तो वो कंटेन हो सके। थैंक यू। भांडीपुरा सोनावरी के लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से लगाई गुहार कि अब तक हमारे गांव में पानी की कोई सुविधा नहीं और लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है, मीलों दूर पैदल चलकर लाना पड़ता है पीने के लिए पानी। वहीं आज स्थानीय लोगों ने लगाई गुहार और कहा जल्द से जल्द हमारी इस समस्या का करे समाधान। जेके न्यूज ब्रेक संवाददाता बशीर अहमद खान की ये रिपोर्ट। चूँकि वारियाह जदोजहद कर वाटर सप्लाई स्कीम मुतलिक तो इंशाल्लाह अत मज गई कामयाब। 2014 पे वोत ये मसल पकनावान। इंजीनियरन नश तवक्का कि 2014 मज गई तो 2015 मज गई कम्प्लीट, लेकिन बदकस्मती सब मुख्तलिफ मराहल मुख्तलिफ बहान करके आज तमत वनी कम्प्लीट किया। चूँकि वह गई नई नई मामला अत खड़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन, डिज़ाइन अप्रूव, तिमन चीज़न तक गई एडवाइजर साहबस नश। मशकूर एडवाइजर साहब, तमो दानो यम चीज़ कर तमो एलो वो टेंडर प्रोसेस। तो चूँकि टेंडर तक एग्जीक्यूटिव टेंडर आव न रेस्पॉन्स कह, लेकिन रेत गो तथ तो नई सर गो रेतस तम वन सह अपलोड कह रिटेंडर करने खतर। तो टेंडर गए अपलोड कुस ये क्या ये कत पे ये निब्रम ये कह ये तो कम ग। चूँकि सीजन हेतुन वो खत्म ग कतर खतर परेशान सोरे
2013 में इस वाटर सप्लाई की बुनियाद रखी गई मिस्टर मोहम्मद अकबर लोन साहब ने, उस वक़्त वो स्पीकर था। आज वो पार्लियामेंट पहुंचा, तब तक 2 बार इलेक्शन हुआ। बदकिस्मती की वजह से गवर्नमेंट का फेलियर है, अफसरशाही है। अगर इस वक्त सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल गवर्नमेंट होती तो ये चुटकियों में काम हो जाता। बहुत बदकिस्मती है कश्मीरी लोगों की, हमारे गाँवों की अफसरशाही है। हम अफसरों के पास जाते हैं, वो गौर नहीं करते। अब मैं मोतबाना गुजारिश करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, इस गाँवों की तरफ से हम उसको माफ़ी मांगते हैं अगर हमें कोई खता हुआ है। बूंद बूंद के लिए हम तरसते हैं, यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे, यहाँ के औरतें पानी के लिए 4-4 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर औरतें निकलते हैं, छोटी बच्चियाँ निकलते हैं, उनका स्कूल का टाइम ज़ाया होता है आप पानी लाने के लिए। अब आखिरी उम्मीद है हमारी, आखिरी उम्मीद है, लास्ट होप लेफ्टिनेंट अफसरों का वो टाइट नट बोल्ट टाइट करे, मेहरबानी करके। जो लोगों को ग्राउंड लेवल पर मुश्किलात हैं, मीडिया की वसात से पहुंचते आगे, लोग अब धरना के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ हालात ऐसे नहीं है। अब मीडिया की वसात से बहुत मुआज़बाना गुजारिश है। मैं एससी साहब से गुजारिश करता हूँ, चीफ साहब से गुजारिश करता हूँ, उसके पास भी गए हैं, उस वक्त एडवाइजर साहब ने लिख कर दिया जाओ उसके पास। तब से आज तक 4 महीने हुए, 4 महीने हुए, 4 महीनों में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये गवर्नर साहब से मेरी मुतबाना गुजारिश है, लास्ट होप कि इसकी पाइपलाइन और इसकी ओएसटी जल्दी से जल्दी इसका टेंडर निकाला जाए। बाकी आपका शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपने तकलीफ किया, इस गरीब गाँव की आवाज़ आपने आगे बढ़ा। पिछले कुछ दिनों से जम्मू में ड्रोन उड़ते दिखाई देने वाली वारदात पर आज डीजीपी दिलबाग सिंह ने मीडिया से की बात और दी जानकारी। लश्कर तैयबा के आतंकियों का हाथ इसमें, पर हमारे सुरक्षा कर्मी भी अलर्ट पर और नहीं कामयाब होने देंगे इनके मंसूबे। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। Lashkar involvement in that. We already told that the investigation is in progress. Haven't reached any conclusive stage so as to say who's actually involved. But now that we have past history of Lashkar using drones to drop weapons, to drop narcotics on this site, to drop ready-made IEDs to be planted at various locations. On that very day when that twin attack at Air Force Field took place, that evening also we had captured a module which was to be delivered an ID from across. That ID came, that ID was sent by Lashkar-e-Taiba handler from that side. That fellow who was to receive that ID has been arrested by police, is being interrogated. That ID was to be planted at a crowded place where hundreds of people, they said, should be targeted and a large number of casualties should take place. I compliment Jammu Police and the agencies involved in that task who were able to foil that attempt. Before that ID could be planted, ID was received, actually it was to be planted. Before that, over a dozen incidents of weapon dropping by Lashkar-e-Taiba, by use of drones has taken place. So we believe, we in a way suspect that Lashkar-e-Taiba may be involved in this particular activity also, because they've been using drones for dropping weapons, they've been using drones for sending IDs this side. We have been able to recover large number of IDs sent through drones. So at this stage I would only say that Lashkar-e-Taiba hand is suspected. Rest when we move in further in investigation will be able to see. What about trajectory of ड्रोन देखे जा रहे हैं, आज भी बॉर्डर पर ड्रोन देखा जा रहा है, किस तरह का खतरा आप मान रहे हैं ड्रोन के फ्यूचर में? आज अरनिया में देखा गया। देखिए, ड्रोन is a threat in itself. Drone, as I said, is being used by anti-national elements. It's being used by terrorists to drop weapons, to drop IDs. So there is a threat from the drone. We are trying to take countermeasures. What about the trajectory of the drone? In this case, it has been clear that it came from Pakistan side or somebody in the vicinity had been launching this drone. See, our suspicion is that this drone came from across, but second aspect also cannot be ruled out at this point in time.
Our suspicion, however, is that it came from across. Engineer, this is connected with Hafiz Sayyed's residence attack. It is somewhere connected with that. I won't be able to say at this point in time that it is connected with that, but we are trying to probe if there is any linkage between the two. What measures have been taken to prevent such things in future? Because it's going to be a very dangerous threat and new warfare, asymmetric warfare. See, all agencies related with the security business have got together. They have had review meetings and they are reviewing the security of vital installations, vital places, so as to ward off any such kind of attacks. Some additional measures have been taken which cannot be discussed in the media, but some measures have been taken. More measures shall be taken in the future. PDP official spokesperson Suhail Bukhari speaks after the meeting of PDP on Mehbooba Mufti's FIR in UP, Bihar, and also says PAGD can never break as it made for the people of J&K to get back their rights. आपको पता होगा कि दिल्ली में जो 24 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, वहाँ से वापस आने के बाद महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अपने जो पार्टी के सीनियर लीडरान हैं उनसे बातचीत का एक सिलसिला शुरू किया, जिसमें जो अभी की जम्मू कश्मीर में सूरत हाल है उसको लेके तबादले ख्याल हो रहा है और साथ ही जो तंजीमी अमूर हैं उस पर भी बातचीत हो रही है। चंद एक दिन पहले ऐसी एक मीटिंग यहाँ पे मुनक़्क़द हुई थी जिसमें पार्टी के कुछ सीनियर लीडरान ने शिरकत की थी। उसी सिलसिले की एक और कड़ी आज थी जिसमें हमने अपने कुछ सीनियर लीडर्स को पार्टी प्रेसिडेंट ने मदऊ किया था, जिसमें फॉर्मर लेजिस्लेटर्स, जिनमें कुछ मिनिस्टर्स भी थे। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान हैं या पार्टी के तर्जुमान जो हैं वो उन्होंने इसमें शिरकत की और जो अभी की सूरत हाल है जम्मू कश्मीर में उस पर तबादला ख्याल हुआ और साथ ही जो तंजीमी अमूर हैं, जो पार्टी अफेयर्स हैं, उनको लेकर भी बातचीत हुई। देयर इज़ वेरी लिटल जो हम उसके बारे में बोलें। ऐसा तो खैर मुझे नहीं लगता कि ये पहला वाक़या है, ऐसा कई जगहों पे इससे पहले भी ऐसी कोशिशें की गई हैं। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हम तो अपने अवाम जम्मू कश्मीर के लोगों की, उनके मसाइल की, उनकी उमंगों की तर्जुमानी करते रहेंगे, उससे ज़्यादा उसमें हमको कुछ बोलना सवाल ही पैदा नहीं होता। PAGD एक उम्मीद है जम्मू कश्मीर के अवाम की, जो कि परेशानियों से दो चार हैं, और जम्मू कश्मीर के अवाम की और उनके हुकूक़ की तर्जुमानी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें किसी तरह की परेशानी का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक आपने मीटिंग का जिक्र किया है, तो एक आध दिन ही हुआ था महबूबा मुफ्ती साहिबा को दिल्ली से वापस आए और साथ ही उनके कुछ पर्सनल इंगेजमेंट्स थी। साथ ही ये भी आपको याद होगा कि अवंतीपोरा में एक दिलदोज़ वाक़या पेश आया था त्राल में, तो उनको वहाँ पे भी लवाहिकीन से जाके इज़हार हमदर्दी करने का उनका प्लान था। तो उससे ज़्यादा उसमें कुछ था नहीं और मुझे लगता है ये सब कयास आ रहे हैं। और जहाँ तक PAGD का ताल्लुक़ है, बिल्कुल मुसम्मम है और जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, उनकी ख्वाहिशात की तर्जुमानी के लिए वो बिल्कुल जो कुछ कहना था वो महबूबा मुफ्ती साहिबा पहले बोल चुके। शुक्रिया। Public reaction are government order to cancel residential accommodation of Darbar move employees in Jammu and Srinagar. अगर हम देखेंगे कि पिछले 149 सालों की एक प्रैक्टिस थी, महाराजा के दौर से ये प्रैक्टिस थी, क्या सोच के उन्होंने किया था ये तो वो बेहतर जानते होंगे। जो डेमोग्राफी है जम्मू कश्मीर की, इसका एक कनेक्शन था आपस में, जम्मू के लोगों का कश्मीर के साथ, कश्मीर के लोगों का जम्मू के साथ, वहाँ से यहाँ आना और यहाँ से वहाँ जाना, और रेवेन्यू जनरेशन काफ़ी ज़्यादा था। आप खुद समझदार है, जब एक दरबार यहाँ से मूव होता है तो सारे जो एम्प्लॉइज़ हैं मूव होते थे, वहाँ रेसिडेंशियल क्वार्टर्स लेते थे और जो वो रेसिडेंशियल क्वार्टर्स रेंट पे लेते थे उनका रोज़गार चलता था, खाने पीने वाले होटल्स का रोज़गार चलता था। 149 साल जो ये सिस्टम था, इसको एब्रप्टली ख़त्म कर देना, एबॉलिश कर देना विदाउट टॉकिंग टू दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट और UT। और दूसरी बात, जो रिलेशनशिप था ना आपस में मुस्लिम्स का, हिंदूज़ का, सिख्स का, उनका एक कोलैबोरेशन था, एक पहचान थी। डोगरा भाई यहाँ आते थे, यहाँ के लोग बाहर जाते थे, एक दूसरे के इवन घरों में भी रहते थे। इट वाज अ काइंड ऑफ नाइस प्रैक्टिस जिससे इंसान आपस में रिश्ता बनाता था, काफ़ी अच्छी इंसानियत का रिश्ता था। और इसी सिस्टम को आप एकदम से एबॉलिश कर रहे,
कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ डेमोग्राफिकल चेंज होने वाली है आगे। 200 करोड़ का जो खर्चा है, चलो मैं मान लेता हूँ कुछ कैलकुलेशन किया होगा 200 करोड़ का, लेकिन आप लोग तो फ्रॉम ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, अभी तक तो हज़ारों करोड़ के पैकेज इन्होंने बोले हैं कि पैकेज दे रहे, कहाँ है वो? ठीक है 200 करोड़ का खर्चा हो रहा है, लेकिन रेवेन्यू भी तो जनरेट हो रहा था ना। वो लोग जो रेजिडेंशियल क्वार्टर चला रहे हैं या रेंटेड प्रॉपर्टी चला रहे, वो तो खरबों में कमा रहे थे, उनका क्या होगा? उनका रोज़गार तो आपने छीन लिया ना। अब यहाँ से जब लोग वहाँ नहीं जाएंगे, रेंट पे नहीं रहेंगे, होटल वाले नहीं चलेंगे, चाय वाले नहीं चलेंगे, तो उनका क्या होगा? ये थे दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10।